पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन सियासी संग्राम में बदल गया, जिसमें पिस्तौल तक निकल गई। इस दौरान कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में टकरा गए और हिंसक झड़पें भी हुई। भवानीपुर उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को वोटिंग होनी। ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन वहां प्रचार कम बवाल ज्यादा हुआ। पिस्तौल तक लहराई गई, जमकर हंगामा और हिंसक झड़पें हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पहुंचे तो प्रचार करने लगे, लेकिन आरोप है कि पहले से मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख दिलीप घोष के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और उन्हें घेरे में लेकर वहां से निकलने लगे, लेकिन दावा है कि विरोध कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने पिस्तौल निकाल ली और सामने मौजूद लोगों पर तान दी। हालांकि इससे बात बिगड़ गई और हाथापाई शुरू हो गई। खुद दिलीप घोष भी आपा खो बैठे। बाद में दिलीप घोष को किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया। लेकिन ये भवानीपुर की कोई इकलौती तस्वीर नहीं थी। कई दूसरी जगहों से भी हंगामे की खबरें सामने आई। बताया गया कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के प्रचार के दौरान भी जमकर बवाल हुआ, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने का भी दावा किया गया। अर्जुन सिंह इन घायल कार्यकर्ताओं को लेकर मंच पर पहुंच गए। उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने 80 नेताओं को उतारा था, लेकिन कई जगह ऐसी थीं जहां दोनों पार्टियों के नेता एक साथ प्रचार करने पहुंच गए। भवानीपुर में चुनाव का अंतिम दिन और एक तरफ जय बांग्ला तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे। दिलीप घोष भवानीपुर के 71 नंबर वार्ड में प्रचार के लिए पहुंचे। बीजेपी ने इस हंगामे के लिए टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया। जो बोल रहे बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, उनको ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को रोकना पड़ रहा है जबरदस्ती। हालांकि प्रचार में जुटे टीएमसी नेताओं ने हंगामे और हिंसा की बात को खारिज कर दिया। झगड़ा करने नहीं आए, ना हम कुछ बोल रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं। बाद में ये मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा और आयोग ने अफसरों से रिपोर्ट भी मांगी। आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफान अपने साथ इतनी बारिश लाया कि वहां के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। राज्य के जिन जिलों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, उनमें कृष्णा भी शामिल है। जहां कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि नदियां और नाले उफान पर आ गए और उनके पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर उथल-पुथल मचा दी। वहां एक इलाके के सामने आई तस्वीर में बारिश का पानी पूरी ताकत से गलियों और सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो निचले इलाकों में दिखाई दिए, जहां के स्कूलों और कुछ मकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। घरों में पानी घुस जाने की वजह से कई लोग अपने बच्चों के साथ चारपाई के ऊपर रहने के लिए मजबूर हो गए। भारतीय फौज की ताकत बढ़ाने के लिए नया अर्जुन तैयार है। अर्जुन टैंक का नया वर्जन पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। अर्जुन टैंक के नए वर्जन का नाम है अर्जुन मार्क 1A, जिसमें भारतीय फौज के कहने पर 72 बदलाव किए गए हैं। भारतीय फौज के पास पहले से अर्जुन टैंक मौजूद है। राजस्थान में लगने वाली भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अर्जुन टैंक भारत की बड़ी ताकत है और इसीलिए सेना ने ऐसे और टैंकों की जरूरत महसूस की, जिसके बाद नए अर्जुन टैंक खरीदने का फैसला हुआ। रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक खरीदने का फैसला लिया है, जिस पर 7,523 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सेना की मांग पर डीआरडीओ ने नए अर्जुन टैंक को पहले से काफी हल्का तो किया ही है। इसके अलावा टैंक में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो किसी केमिकल अटैक की सूचना तो देंगे ही और टैंक में बैठे सैनिकों को बचा भी लेंगे। इसके अलावा अगर इन टैंकों के रास्ते में दुश्मन की बिछाई बारूदी सुरंग आती है तो उन्हें हटाकर आगे बढ़ने में भी ये टैंक सक्षम है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि टैंक में ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है जिसके जरिए अर्जुन टैंक आसानी से अपने लक्ष्य को अपने आप ही ढूंढ लेता। जेडीयू बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग से पीछे हट गई। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने विशेष राज्य के दर्जे पर बड़ा बयान दिया और ऐलान किया कि अब बिहार सरकार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेगी। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए। जेडीयू नेता का ये बयान सामने आते ही विरोधियों ने सीएम नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए। ये सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे पर पलटी नहीं मारेंगे, आप लिख के रख लीजिए, 15 दिन के अंदर ये जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी पलटी मारेंगे। लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी ने मंत्री विजेंद्र यादव के इस बयान पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। जेडीयू को पता है कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं है, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए केंद्र की विशेष नजर है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले कुछ निर्देश जारी किए। इसमें रामलीला को खुले मैदान में ही करवाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा रामलीला समितियों से कोरोना के नियमों का भी पालन करने को कहा गया। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। इसमें उन्होंने राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो, उसी का एकमात्र लक्ष्य है ये जो पंजाब में कैबिनेट नया बना हुआ है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के फेसबुक पेज से तालिबान के समर्थन में एक पोस्ट लिखी गई। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उनका फेसबुक पेज किसी ने हैक कर लिया और उसमें लिखी गई बातों से उनका कोई संबंध नहीं है। यूपी में आगरा के कॉलेज में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इसे पकड़कर यमुना किनारे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है और वहां एक लड़के को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। आरोप है कि वो वहां गांव की किसी लड़की की फोटो खींच रहा था और इस बात पर उसी गांव के एक दबंग को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। सामने आए वीडियो में वो उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और मुक्के बरसाता दिखाई दिया। हालांकि आरोपी ने कई बार उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन दबंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग भी वहां दिखाई दिए जो चुपचाप खड़े रहे। किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। बताया गया कि उस दबंग ने काफी देर तक उसकी पिटाई करने के बाद उसे गांव के बाहर फेंक दिया, जिसके बाद आरोपी के घर वालों ने पुलिस को खबर दी। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। पिटाई से मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव के लोग आरोपी के घर जुट गए। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के भारत बंद से देश के कई शहरों में आम जनता दिन भर परेशान रही। कहीं सड़कों पर जाम लगा, कहीं किसानों के भारत बंद का समर्थन करने वाली सियासी पार्टियों ने हंगामा किया और आम आदमी की मुश्किल बढ़ गई। पटना में तो भारत बंद के समर्थन के नाम पर खूब उत्पात हुआ और आरजेडी कार्यकर्ता डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। वैसे तो ये बंद दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान संगठनों ने बुलाया था, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता बिन बुलाए मेहमान की तरह इसका हिस्सा बन गए और डंडे के जोर पर सड़क पर आने जाने वाली बसों और ऑटो को रोकने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो भारत बंद के समर्थन के नाम पर उन्हें दादागिरी करने का लाइसेंस मिल गया हो। कई लोग तो डंडे हवा में लहराते हुए बस ड्राइवर को मारने भी लपके। भारत बंद के समर्थन में उतरे कुछ आरजेडी कार्यकर्ता ऑटो वालों को धमकाते भी दिखे। इससे पहले आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़क पर जाम लग गया और काम पर निकले लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। क्या परेशानी है? परेशानी है, रोड जाम है, रोजी रोटी बंद हो गई है। किसानों के आंदोलन को 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने भारत बंद बुलाया, जिसके समर्थन में आए लेफ्ट ने चेन्नई में इतना हंगामा किया कि पुलिस को उसके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। वहां भारत बंद का समर्थन करने के लिए लेफ्ट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते उनका सामना पुलिस से हो गया। फिर क्या था, शुरू हुआ बवाल। बैरिकेड के एक तरफ लेफ्ट कार्यकर्ता और दूसरी तरफ पुलिस वाले, जमकर धक्का मुक्की हुई। एक मौका ऐसा आया जब प्रदर्शन करने वालों ने बैरिकेड गिरा दिए, जिसके बाद पुलिस ने फिर उन्हें खड़ा कर दिया। लेकिन लेफ्ट के लोग कहां मानने वाले थे, वो जूझते रहे, जिसके बाद पुलिस के सामने सिर्फ एक ही चारा बचा और वो था उन्हें हिरासत में लेने का। पुलिस किसी को धकेल कर तो किसी को उठाकर अपनी गाड़ी तक ले गई। लेफ्ट पार्टियां उन पार्टियों में हैं जिन्होंने किसानों के बंद का खुलकर समर्थन किया, लेकिन किसानों का यह भारत बंद जनता के गले की हड्डी बन गया। लोग जैम से जूझते रहे, कोई काम पर देर से पहुंचा, कोई पहुंचा ही नहीं। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस भी कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए उसने दिल्ली की सीमा पर कड़ी चेकिंग की, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी कि गिनना मुश्किल हो गया। भयंकर जैम की इन तस्वीरों को दूर से देखकर ऐसा लगा मानो चींटियां झुंड में आ रही हों। इस वक्त मैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी गाड़ियाँ गुरुग्राम से, खास तौर से जो दिल्ली में दाखिल हो रही हैं, उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर भी यही हाल रहा और लोगों का गुस्सा भारत बंद बुलाने वाले किसानों पर उतरा। ये बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है,
किसान अपना पॉलिटिक फायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के आसपास से गुजरने वाले भी परेशान रहे। वहां एक तरफ की सड़क बंद कर दी गई और लोगों को आना और जाना दोनों एक ही तरफ से करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लंबा जैम लग गया। कुछ लोग तो गाड़ी छोड़कर पैदल ही ऑफिस निकल पड़े। भाई जब कहाँ जाना था आपको? देर लेट हो गए? 2 घंटे लेट है। क्यों, गाड़ी कहाँ है आपकी? पार्किंग में लगाई है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी भारत बंद की वजह से 15 से 20 किलोमीटर लंबा जैम लगा। लेकिन ये परेशानी केवल सड़कों पर सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि ट्रेन से यात्रा करने वालों को भी हुई, क्योंकि कहीं किसान तो कहीं सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता ट्रेन की पटरियों पर भी उतर आए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी यही हाल रहा और किसान ट्रेन की पटरियों के बीच बैठ गए। बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जुटे इन लोगों की संख्या अच्छी खासी दिखी। कुछ ट्रेन की पटरी के बीचों बीच बैठे और कुछ किनारे। यही नहीं, इन किसानों ने कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचाने का दावा तक कर डाला। सियासी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का हम अच्छा कर रहे हैं। कोलकाता के जादवपुर में भी ट्रेनों को रोकने के लिए प्रदर्शन हुआ। वहां लेफ्ट के कार्यकर्ता न केवल पटरियों पर उछल कूद करते रहे बल्कि कई रेल के इंजन पर चढ़कर नारे भी लगाने लगे। आंध्र के तिरुपति में भी लेफ्ट ने यही किया। फर्क बस इतना रहा कि वहां वो पटरियों पर घूमने फिरने के बजाय लेट गए। भारत बंद की कोशिश में जुटे इन लोगों की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिनमें ज्यादातर ट्रेनें दिल्ली एनसीआर से चलने वाली हैं। भारत बंद की वजह से अब तक करीब 20 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है, जबकि 10 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। मतलब उन्हें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही बीच में किसी स्टेशन पर रोक दिया गया। जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनमें नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शान पंजाब और नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस शामिल है। मुंबई की सड़कों पर बारिश के बाद हुई गड्ढों को देखने मेयर खुद सड़कों पर पहुंची और सबके सामने ही उन्होंने अफसरों को फटकार लगा दी। और जिस वक्त मेयर किशोरी पेडनेकर सड़क पर पहुंची, उस वक्त मीडिया के कैमरे भी मौजूद थे। मुंबई के कुर्ला इलाके के वीडियो में साफ दिखा कि मेयर ने अफसर के हाथ से फाइल छीनने तक की कोशिश की और बीच सड़क पर उन्हें झाड़ लगाई। काफी देर तक मेयर किशोरी पेडनेकर अफसरों और कुछ और नेताओं के साथ सड़कों पर पैदल ही घूमती रहीं। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं वहां लोगों के सामने ही अफसरों से समाधान भी पूछा गया। उन्होंने लोगों के सामने ये कहा कि अफसरों की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। पिछले कुछ वक्त से वहां हैती, वेनेजुएला और दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। लेकिन वहां के लोग इन शरणार्थियों के विरोध में उतर आए। समंदर किनारे बसे इकीके शहर में तो इस मुद्दे पर जबरदस्त बवाल छिड़ गया। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और शरणार्थियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जल्द ही इस प्रदर्शन में उपद्रव शुरू हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शरणार्थियों के कैंप में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान आगजनी भी की गई। भीड़ ने शरणार्थियों के टेंट तोड़कर सड़क पर फेंक दिए और उनमें आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने चिली की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आंकड़ों के मुताबिक चिली में इस जुलाई तक ही करीब 24,000 शरणार्थी अवैध तरीके से आ चुके हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीब 16,000 ही था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर के एक फुटबॉल स्टेडियम पहुंचे और वहां से पुलवामा समेत राज्य के 3 शहरों में 3 इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक फुटबॉल मैच भी खेला गया। मंत्री खिलाड़ियों से भी मिले। अपने बीच देश के खेल मंत्री को देखकर खिलाड़ी भी उत्साहित नजर आए। उन्होंने जब उनसे हाथ मिलाया तो उनके चेहरे की चमक बढ़ गई। वहां मौजूद कई बच्चों ने तो अनुराग ठाकुर से ऑटोग्राफ भी लिया। कुछ बच्चे तो टी-शर्ट पर उनका ऑटोग्राफ लेते हुए दिखे। अनुराग ठाकुर भी मैच के बाद पूरे स्टेडियम में घूमे और वहां मौजूद लोगों से मिले। इससे पहले राज्य के अलग अलग शहरों में इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के खेलों को बढ़ावा देने की योजनाओं का जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में खेलों की सुविधाओं के लिए दिया है। 22 इंडोर स्टेडियम्स, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार होगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सोच है। अपने पड़ोसी देश रूस से उलझे यूक्रेन को जंग के लिए तैयार करने के लिए अमेरिका की सेना ने ट्रेनिंग दी। यूक्रेन में चल रही रैपिड ट्राइडेंट नाम की ये मिलिट्री ड्रिल हर साल होती है और इसमें सिर्फ अमेरिका और यूक्रेन ही नहीं बल्कि कुल 15 देशों के 6,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।
जिसके तहत हुई एक एक्सरसाइज में अमेरिका और यूक्रेन के पैराट्रूपरों ने अपना दमखम दिखाया। जंग के मैदान में दुश्मन देश की कमांड पोस्ट को किस तरह तबाह किया जाए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए दोनों देशों के सैनिकों ने न आओ देखा न ताओ, बस सीधा सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गए। इसके बाद तो आसमान में पैराशूट ही पैराशूट नजर आए। ऐसा लगा जैसे जब जमीन पर तोप गोले बरस रहे होंगे तब आसमान से इस तरह धावा बोला जाएगा। पैराशूट भी ना हो तो भी आसमान से कैसे जंग में एंट्री मारी जाए, इसके लिए हेलीकॉप्टर से भी रस्सी के सहारे नीचे उतरने की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के जामनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक तेज रफ्तार कार एक घर की दीवार से टकरा गई। हादसे में उस कार का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया, क्योंकि तेज रफ्तार होने की वजह से वो अपनी कार पर संतुलन नहीं रख पाया। इस जोरदार टक्कर से दीवार का एक हिस्सा भी टूट गया। सामने आए वीडियो में दिखा कि उस कार की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार भी जमीन पर गिर गया। वो खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक देर हो गई और उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर जमीन पर गिर गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ शहरों में गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई और अब वहां हो रही जोरदार बारिश से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दी थी, जो अगले दिन सही साबित हुई। और इस तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए और इनके पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर उथल पुथल मचा दी। विशाखापट्टनम से जो तस्वीरें सामने आई उनमें नदी का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होता नजर आया, जबकि दूसरी तस्वीर में सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो निचले इलाकों में दिखे, जहां कुछ मकानों की पहली मंजिल डूबने के कगार पर पहुंच गई। कई घरों में पानी घुसने से अंदर रखी चीजें खराब हो गई। वहां के ज्यादातर इलाकों पर पानी का कब्जा हो गया और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकले, उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। राज्य के पश्चिमी गोदावरी जिले में भी तूफान की वजह से हालात बेहद खराब नजर आए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें ज्यादातर सड़कों पर पानी पूरी ताकत से बहता नजर आया और इसकी चपेट में जो कुछ आया उसे वो किसी तिनके की तरह दूर तक बहा कर ले गया। इस तूफान और बारिश को देखते हुए पहले ही कुछ जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था, जिनमें श्रीकाकुलम भी शामिल है, जहां तूफान से हुई तबाही के बाद राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। इस काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई, ताकि तूफान की मार झेलने वाले इलाकों में लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके, जिसकी कुछ तस्वीरें श्रीकाकुलम से सामने आई। वहां तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर गए, फसलें चौपट हो गई और कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, बिजली के खंभे टूटने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। ऊपर से लगातार हो रही बारिश से राहत के काम में लगे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर भरने से ट्रेनों की रफ्तार पर इसका असर साफ दिखाई दिया। उधर तेलंगाना भी गुलाब तूफान और बारिश की मार से बच नहीं पाया और वहां हैदराबाद समेत कुछ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से सुबह सुबह कामकाज के लिए निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए छातों की मदद लेनी पड़ी, जबकि कुछ जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन की टीम को खुदाई करने वाली मशीन बुलानी पड़ी। ये तूफान एक दिन पहले आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया था, जिसका असर महाराष्ट्र, बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। साथ ही बिहार और झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। News18.com की रिपोर्ट है कि गुलाब तूफान के असर से बिहार के कुछ जिलों में अगले 24 से 48 घंटे के बीच बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान के असर की वजह से बिहार में मानसून 7 दिन और बढ़ गया, जिसकी पहले 30 सितंबर तक वापसी मानी जा रही थी, लेकिन अब 7 अक्टूबर तक मानसून के राज्य पर मेहरबान रहने की संभावना है। तो वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के भी कुछ जिलों में तूफान के असर से हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिंगापुर में शॉपिंग मॉल से घर तक सामान पहुंचाने के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं, ताकि घर बैठे लोगों तक सामान की डिलीवरी तय वक्त पर हो जाए। घर तक सामान पहुंचाने वाले इन रोबोट को सिंगापुर की OT100 नाम की कंपनी ने तैयार किया है और कंपनी का दावा है कि इससे काफी लोगों को मदद मिल रही है। सामने आई एक तस्वीर में शॉपिंग सेंटर से ऑर्डर की गई चीजों को किसी डिब्बे की तरह दिखने वाले इस रोबोट में रखा गया। इसके बाद वो रोबोट किसी 4 पहिया गाड़ी की तरह अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, मगर ये अपने पते पर बिना किसी से टकराए पहुंच गया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इसके अंदर कैमरे और सेंसर लगे थे। सामान पहुंचाने वाले रोबोट के पहुंचते ही घर के अंदर से एक आदमी बाहर आया और उसने अपना सामान लेकर उसका शुक्रिया अदा किया। Thank you. Oh, nice. That's cool. सामान की डिलीवरी के बाद ये रोबोट अपने तय रास्ते से होकर शॉपिंग सेंटर में बने पार्किंग में लौट आया।
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू नाम के जिस गैंगस्टर के इशारे पर यह शूटआउट हुआ, उसने जेल के अंदर से ही न सिर्फ पूरी साजिश रची बल्कि बदमाशों को लगातार निर्देश भी दिए थे। जानकारी के मुताबिक टिल्लू तिहाड़ जेल जैसी सुरक्षित जेल के अंदर से ही बदमाशों के संपर्क में था और वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए शूटआउट में मारे गए दोनों बदमाशों से पल पल की जानकारी ले रहा था। यही नहीं, जब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए तो टिल्लू ने विनय और उमंग नाम के दो दूसरे बदमाशों को वहां से भागने के निर्देश भी दिए। ये दोनों बदमाश भी इसी साजिश का हिस्सा थे और मारे गए हमलावरों के साथ कोर्ट पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी ने कुकर बम को नष्ट किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सड़क के पास से कुकर बम बरामद किया गया, जिसे बाद में आईटीबीपी के जवानों ने नष्ट कर दिया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाज हर्षल पटेल ने मुंबई के खिलाफ हैट्रिक ली, जिस पर उन्होंने खुशी जताई। ये इस साल आईपीएल की पहली हैट्रिक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महिला मोर्चा की बैठक में दिल्ली से ऑनलाइन हिस्सा लिया। हमारे संस्कार में महिलाओं का स्थान सबसे पहले आता है। यमन के मारिब प्रांत में हूथी विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया, जिसमें वहां का गवर्नर हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। यह हमला 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं, जिनमें मारिब शहर की बर्बादी की कई निशानियां दिखाई दी। सामने आई हमले के बाद की एक तस्वीर में मारिब प्रांत के गवर्नर खुद अपने तबाह हुए मकान को दिखाते हुए नजर आए। हमला इतना खतरनाक था कि कुछ इमारतें तो पूरी तरह ढह गई और गवर्नर हाउस की बाकी बची इमारतें भी रहने लायक नहीं रही। सिर्फ इमारतों की दीवारें और छतें ही बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उनके कमरों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। हमले के कई घंटों बाद भी एक कमरे से बुझ चुकी आग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, हूथी विद्रोहियों के इस हमले में एक मस्जिद भी तबाह हो गई, जबकि गवर्नर हाउस के पास के कुछ मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम में लगे मजदूर और अधिकारी रविवार की रात अचानक चौंक गए जब उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट के काम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक उनके पहुंचने से प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैरान हो गए। प्रधानमंत्री पहले से कोई सूचना दिए बिना ही निर्माण का काम देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा उपकरण के तौर पर एक सफेद हेलमेट भी पहने रखा। कर्मचारियों से भी वो पूछते रहे कि वक्त पर काम पूरा हो पाएगा या नहीं। ये जगह वैसी ही थी जैसी आमतौर पर निर्माण से जुड़े कामकाज की जगह होती है। खराब रास्ते, कीचड़, कहीं अंधेरा तो कहीं बांस बल्लियों वाला रास्ता। लेकिन प्रधानमंत्री अकेले ही चलते हुए प्रोजेक्ट का काम देखते रहे। कुछ इंजीनियर उन्हें संसद भवन का नया नक्शा दिखाते हुए प्रोजेक्ट के बारे में समझाते रहे। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। नया संसद भवन बनाने के काम में लगे मजदूरों का प्रधानमंत्री बार बार हौसला बढ़ाते भी दिखे। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। जबकि कुछ इंजीनियर उनके साथ भी रहे, जिनसे वो लगातार काम से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा करते रहे। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। प्रधानमंत्री की मौजूदगी से ही मजदूरों में ऐसा जोश भर गया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जमीन पर देशभक्ति के नारे गूंजने लगे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी सियासी हंगामा खड़ा हो गया। एमआईएम नेता ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री को लोकसभा स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी। हालांकि सरकार ने जवाब देने में देर नहीं की। ओवैसी जी की ये बेसिर पैर की बात है और उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का काम 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में इस बात पर खास ध्यान दिया कि इस प्रोजेक्ट का काम वक्त पर खत्म किया जा सके। करीब 1 घंटे तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जगह पर बिताने के बाद प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में लगे मजदूरों के लिए कुछ अहम निर्देश भी दिए। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी मजदूरों को कोरोना का टीका जल्द से जल्द लगवाया जाए। इसके अलावा हर महीने सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाए और अगर कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसका इलाज करवाया जाए। वहीं सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि प्रोजेक्ट के पूरा होने पर एक डिजिटल आर्काइव बनाया जाए जिसमें उन सभी मजदूरों की जानकारी हो जिनकी भूमिका नए संसद भवन के बनने में रही और उन सभी मजदूरों के सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी तस्वीर, उनके शहर और उनके परिवार तक की जानकारियां को भी इस आर्काइव में शामिल किया जाए।
यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी राज्य में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुसलमानों की तुलना बैंड बाजा वालों से की। बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रखिए है लोग। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफिया निजामी ने ओवैसी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने मुसलमानों की स्थिति बारात में बैंड बाजा पार्टी जैसी बताई। मौलाना निजामी ने ओवैसी के बयान की आलोचना करते हुए उन पर मुसलमानों के जज्बात से खेलने का आरोप लगाया। जिस तरीके से सूबा उत्तर प्रदेश की जो सियासत रही है उसमें यहाँ के मुसलमानों का एक बड़ा योगदान और हिस्सा रहा है, इसलिए मुसलमानों के सिलसिले में अगर इस तरीके के गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं या उनको गलत लक़ब से पुकारा जा रहा है, तो ये सोचने की बात है कि कोई भी पढ़ा लिखा शख्स इस तरीके की भाषा और इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए क्यों कर सकता है। मुंबई के दहिसर इलाके से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी बीच सड़क पर चाकू लहराने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि उसने शराब के नशे में यह हंगामा किया, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। वो अपने दोनों हाथों में चाकू लेकर लोगों को डराने लगा। उसे शांत कराने के लिए जब कुछ लोग उसके पास गए तो वो और भी गुस्से में आ गया। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने कुर्सी की आड़ लेकर उसके हाथों से चाकू गिराने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद तो हंगामा करने वाला उछल कर उन लोगों पर वार करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन उसके तेवर देखकर पुलिस वाले भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वहीं आसपास के लोग किसी तरह उसे पकड़ने में जुटे रहे। तभी चाकू लिए वो आदमी भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचा, लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि लोगों की पिटाई से वो बुरी तरह घायल हो चुका था। भारत ने चीन की सेना पर पैनी नजर रखने के अलावा चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देने का इरादा कर लिया है, और इसके लिए मोदी सरकार ने चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान के साथ एक मेगा डील करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, चीन की दादागिरी को सीधी चुनौती देना, और दूसरा, सेमीकंडक्टर चिप की दुनिया भर में आई कमी को दूर करना। एलएसी पर चीन के खतरनाक इरादों की झलक एक बार फिर नजर आने लगी है। Don't use force. पूरे 17 महीनों के बाद एलएसी पर मिलने लगी है चीन के मंसूबों की भनक। एलएसी पर चीन की कदमताल एक बार फिर से तेज हो गई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के दूसरी तरफ 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात करने के बाद अब चीन अपने ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय पोस्ट जो कि एलएसी पर है, उसके करीब चीन के ड्रोन उड़ते दिखाई दिए हैं। अमूमन अगर बात करें तो इन ड्रोनों को सीधे दौलत ओल्डी और गोगरा हाइट्स के आसपास देखा गया है। चीन लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है और भारतीय सेना हर हरकत पर पैनी नजर बनाए बैठी हुई है। लेकिन आखिर चीन का मकसद क्या है, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। खबर तो यही है कि चीन की सेना एलएसी के नजदीक अपनी सेना को और मजबूत स्थिति में पहुंचाने की फिराक में है। चीन की तरफ से बनाए गए सेना के नए ठिकाने उत्तर में काराकोरम दर्रे के करीब वहाब जलगा से लेकर पियू, हॉट स्प्रिंग, चांगला, ताशीगोंग, मांजा एवं चुरुप तक बनाए गए हैं। गलवान घाटी में पिछले साल मई के महीने में हुई हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर तनाव बना रहा। सेना में कमांडर स्तर पर करीब 11 दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने संवेदनशील जगहों से अपने सैनिकों को पीछे बुलाने पर रजामंदी जाहिर की थी और सैनिकों की वापसी शुरू भी हो गई थी। लेकिन बीजिंग की तरफ से एलएसी पर नए सिरे से सैनिकों की तैनाती उसकी नीयत पर सवाल तो खड़ा कर ही देती है। कोई भी देश अगर किसी भी तरह के डिफेंसेस को एक्सपैंड करता है, फॉरवर्ड पोस्चरिंग करता है, तो ये अपने आप में
उसकी एक नीति दिखती है कि वो अभी भी एग्रेसिव होना चाहता है। सीमा पर चीन के मंसूबे ठीक नहीं हैं। ताजा निगरानी और खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने एलएसी रेखा के पास कम से कम अपने 8 अग्रिम मोर्चों पर अपने सैनिकों के रहने के लिए कंटेनर आधारित ठिकानों का निर्माण किया है। सूत्र का कहना है कि हर एक जगह 7 क्लस्टर में 80 से 84 कंटेनर बनाए गए हैं। पिछले साल अप्रैल मई में एलएसी पर विवाद शुरू होने के बाद चीन ने सीमा के नजदीक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है और उनके रहने के लिए नए निर्माण किए हैं। लेकिन चीन की सेना की तरफ से ये ताजा कार्रवाई इस बात का भी संकेत देती है कि चीन आने वाले समय में अग्रिम मोर्चों से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की मंशा नहीं रखता है। चीन के मनमाने रवैये के चलते पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का संकट गहरा गया है, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा दांव चला जो कि चीन को भारी पड़ने वाला है। भारत सरकार ने ताइवान को इस बात को लेकर करीब करीब मना लिया है कि वो चिप का उत्पादन और भारत में उसकी सप्लाई को जारी रख सके। चिप संकट के कारण इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और उपकरण बनाने वाली कंपनियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है और वो मांग पूरा नहीं कर पा रही हैं। चिप की कीमत तो कुछ डॉलर होती है, लेकिन इसकी कमी की वजह से दुनिया भर की कंपनियों को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में चिप सप्लाई संकट की शुरुआत 2020 में कोरोना महामारी के साथ हुई थी। दुनिया में इस समय सेमीकंडक्टर्स चिप्स की भारी कमी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वाहन, स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट बनाने में होता है। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल चिप सप्लाई शॉर्टेज से कम 169 उद्योग प्रभावित हुए हैं। सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इस समय हमारे देश के सामने चैलेंज आया है, उसका एक अच्छा सॉल्यूशन ताइवान ज़रूर है, लेकिन इट्स अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। हमें ढूंढना पड़ेगा एक बड़ा सोल्यूशन। मौजूदा सूरत हाल में जबकि चीन अपनी दादागिरी के दम पर तमाम देशों की आर्थिक तरक्की को प्रभावित करने में लगा हुआ है, तब भारत ने चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान के साथ चिप संकट को दूर करने का जो फॉर्मूला निकाला है, वो यकीनन चीन को तगड़ी चुनौती दे सकता है। राजस्थान की पुलिस को एक ऐसी चप्पल मिली जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। इम्तिहान में नकल करने के लिए खास चप्पल खरीदी गई जिसमें ब्लूटूथ तकनीक लगाई गई थी, जिसके जरिए राजस्थान की रीट परीक्षा में नकल करने की तैयारी थी। ये परीक्षा राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए देनी पड़ती है, लेकिन टीचर बनने के लिए कुछ लोगों ने तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया कि देखने वालों के ही नहीं, सुनने वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस ने नकल करने की हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले 3 लोगों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डिवाइस लगी हुई थी चप्पल में और जो ब्लूटूथ डिवाइस थी उसके जरिए एक्टिवेट करके और दूसरी सिम जो संबंधित तुलसाराम जो अभियुक्त है उसके पास रह के फोन मिला के फिर जरिए फोन ये चीटिंग करने का इनका प्रयास था। 6 लाख की ऐसी ही चप्पल राजस्थान के कई जिलों में पकड़ी गई, जिन्हें बनाने वाले मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, जिसके लिए राजस्थान के कई जिलों में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। जिस परीक्षा में चोरी का यह हाईटेक तरीका निकाला गया, असल में वो किसी नौकरी के लिए परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था। मतलब सरकारी टीचर के पद के लिए जब भर्तियां निकलेंगी तो उन्हीं को मौका दिया जाएगा जिन्होंने ये परीक्षा पास की हुई। लेकिन इन परीक्षाओं में नकल रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहती है। नकल कराने के लिए बाकायदा एक माफिया के सक्रिय होने की खबरें आती रहीं और इसीलिए परीक्षा केंद्रों पर चप्पल को नकल का जरिया बनाया गया, क्योंकि आमतौर पर जांच करने वाली टीमें चप्पल या जूतों की तलाश नहीं करती। इसलिए ऐसी चप्पल बनाई गई जिसमें किसी मोबाइल फोन की तरह सिम कार्ड लगाया जा सके। इसका पूरा उपकरण चप्पल के अंदर ऐसे फिट किया गया कि किसी को शक भी ना हो, और अगर तलाशी भी ली जाए तो कुछ पता नहीं चल पाए। इस चप्पल में एक सिम पहले से लगा होता था और साथ में परीक्षा देने वाले के कान में एक छोटा, बेहद छोटा ब्लूटूथ डिवाइस होता था, ठीक वैसा जैसा आमतौर पर लोग फोन के साथ जोड़ लेते हैं बात करने के लिए। परीक्षा केंद्र से दूर बैठा एक शख्स अपने फोन से उस सिम के नंबर पर फोन करता था जो सिम चप्पल में लगी होती थी। चप्पल में ऐसा डिवाइस लगाया जाता था जिससे फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि फोन आते ही अपने आप कॉल कनेक्ट हो जाती थी। मतलब बिना रिसीव का बटन दबाए ही आवाज कान में आना शुरू हो जाती थी। और इस तरीके से ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा दे रहा शख्स, यानी वो शख्स जिसके पैरों में चप्पल है, वो सवालों के सारे जवाब सुन सकता था।
पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक एक डिवाइस 20 से 30 हजार में तैयार होता था, लेकिन चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए ली जाती थी, जिसमें सवालों के सही जवाब फोन पर देने की फीस भी शामिल होती थी। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।